Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of chapter chemical bonding NCERT chemistry class 11th का ये लेक्चर है और ये वीडियो है रिगार्डिंग वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, इससे पहले हम इसी चैप्टर के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। सो टू रिवाइज एज वेल एज टू वॉच ऑल दिस वीडियोज़ और ऑल द प्रीवियस पोर्शन यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वैलेंस बॉन्ड थियरी। देखिए, पहली बात, इससे पहले हमने क्या देखा? इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लेवाइस अप्रोच। लेवाइस अप्रोच जो था वो हमें सिंपल सा ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर सेंट्रल एटम या एटम के अराउंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्या अरेंजमेंट होता है। ओके, बट लेवाइस अप्रोच जो है उसकी हेल्प से हम जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी ज्योमेट्री या उनकी जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स होता है दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो दिस वाज द मेन ड्रॉबैक ऑफ लेवाइस अप्रोच। लेवाइस अप्रोच की जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने के लिए आता है आपके पास VSEPRT VSEPRT वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। इसकी भी कुछ अच्छी बातें हैं और इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, जो अच्छी बातें थी वो ये थी कि हम इसकी हेल्प से जो लोन पेयर जो मॉलिक्यूल है आपका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उसकी शेप जो होती है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसको हम बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम था। पहली प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम जो है उनको रिमूव करने के लिए ही वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है वो एग्जिस्ट किया। सबसे पहला है कि ये केमिकल बॉन्ड के बारे में बात नहीं करता है कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन क्यों होता है। केमिकल बॉन्ड के बारे में ये बात नहीं करता है कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है। पहली बात, ये ड्रॉबैक है VSEPRT का। VSEPRT का जो आपका थियरी है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस थियरी। ठीक है, और इसके अलावा बताइए नेक्स्ट, ये जो है सिमिलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो एंथैल्पी होती है उसके अंदर जो डिफरेंस होता है उसके बारे में भी ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। एक एग्जांपल दिया है फ्लोराइन का और एक एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन की। ठीक है, फ्लोराइन के अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्डेड होता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो दोनों की क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अगर आप फ्लोरीन के केस में बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, इन केस ऑफ फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो दिस इज 144 pm पिकोमीटर। ओके, बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन इट इज 74 pm। अब ऐसा क्यों? दोनों में ही तो सिंगल बॉन्ड है ना। अगर सिंगल बॉन्ड दोनों में बना रहा है तो फिर ऐसा क्यों हुआ? सो दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ VSEPRT। एक और प्रॉब्लम बॉन्ड एंथैल्पी का। बॉन्ड एंथैल्पी का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ने भी सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ फिर फ्लोरीन ने भी सिंगल बॉन्ड बनाया, लेकिन इसका जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है मीन्स फ्लोराइन का जो है बॉन्ड एंथैल्पी है दैट इज इक्वल टू 155 किलो जूल पर मोल। 155 किलो जूल पर मोल, ये भी गलत है कि स्मॉल होना चाहिए हमेशा। 155 किलो जूल पर मोल, बट इन रेस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इट इज 435 ऑलमोस्ट किलो जूल पर मोल। इसका एक्सप्लेनेशन भी जो है वो VSEPRT की हेल्प से नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट, इसके अलावा जो पॉली एटॉमिक शेप्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहला ड्रॉबैक, सेकंड ड्रॉबैक और थर्ड ड्रॉबैक। पॉली एटॉमिक का मतलब सिंपल सा है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर एक से दो से ज़्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी शेप का डिटर्मिनेशन ये नहीं करता है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की शेप का डिटर्मिनेशन कैन नॉट बी डन विद द हेल्प ऑफ VSEPRT। ठीक है, तो ये इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको ही हमें रेक्टिफाई करने के लिए या उनको रिमूव करने के लिए हमें दो इम्पोर्टेंट थियरीज के बारे में डिस्कस करना होता है। ओके, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दोनों ही थियरी, एक तो है वैलेंस बॉन्ड थियरी और इसके बाद में आगे हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT जिसको हम बोलते हैं। ठीक है,
दोनों को ही हम, इनका जो बेसिस है वो है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिकल, ओके, क्वांटम मैकेनिक्स, और उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हीं का यहाँ पर यूज़ किया गया है। अगर हम बात करें इस वैलेंस बॉन्ड थियरी के फाउंडर या जिन्होंने इसको प्रपोज किया, तो आपको यहाँ पर याद रखना है हिटलर एंड लंदन, हिटलर एंड लंदन ने इसको प्रेजेंट किया था। एंड इसके बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ था, तो उसमें आपको याद रखना है एक साइंटिस्ट का नाम पॉलिंग एंड एटल। पॉलिंग एंड एटल का मतलब होता है और उसके साथी, उसके फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, ये जो वैलेंस बॉन्ड थियरी है, वैलेंस बॉन्ड थियरी के अंदर आपको क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है? सबसे पहली बात, आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है उसके अंदर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको और क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए, सॉरी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ओवरलैपिंग, OVER, OVERLAPPING, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। These four important points are to be discussed under the topic valence bond theory. Now the first one is एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसके बारे में हम पहले से लर्न कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। अब हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है वो है ओवरलैपिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो इसी को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर ही बोला जाता है वैलेंस बॉन्ड थियरी। यानी जब आपको VBT के बारे में डिस्कशन करना होता है, VBT के बारे में डिस्कशन करना होता है, देन श्योरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओवरलैपिंग एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से याद है, कौन सी चीज़ें, फर्स्ट दो, तो फिर आप VBT को पढ़ने के लिए अच्छे से तैयार है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। जनरली इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है हाइड्रोजन के एटम का। इसका एग्जाम्पल दिया गया है हाइड्रोजन का एटम का, थोड़ा सा गलत बन गया है। ये है हाइड्रोजन का एटम, और इस हाइड्रोजन के एटम के अंदर सेंटर में आपको पता है न्यूक्लियस होगा, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इसके चारों ओर जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का, दैट इज सर्कुलर पाथ, ओके। मान लीजिए ये हाइड्रोजन का एक ए एटम है, हाइड्रोजन का ए एटम है। इन द सेम वे, इन द सेम स्ट्रक्चर एक और हाइड्रोजन का एटम है, और उसको हमने बोल दिया HB। HB का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि ये अलग टाइप का हाइड्रोजन एटम है, नहीं, हमने सिर्फ हमारी कन्वीनियंस के लिए ही इनको नेमिंग किया है, A एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड B एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब इसमें ये सेंट्रल का पॉजिटिव पार्ट है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ऑलरेडी कौन कौन से फोर्सेस एप्लीकेबल है। जब ये बहुत दूर होते हैं तो यहाँ पर कोई प्रकार का इंट्रैक्शन नहीं है, such type of interaction is absent when they are far apart, ठीक है। then जब ये पास में आते हैं, when they are approach towards each other, then क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है। नेक्स्ट ये जो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंट्रल पार्ट है इसमें, और इस एटम के पॉजिटिवली पार्ट दैट इज न्यूक्लियस, उसमें भी क्या होता है, रिपल्शन होता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन में और इस न्यूक्लियस में यहाँ पर होता है अट्रैक्शन। न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एंड दैट इज so this electron that is negatively charged part and this positive part, they are getting attracted. Next this nucleus and electron of this nucleus, they will also get attracted. In case यहाँ पर आपके पास टोटल कितना है, इसके अलावा और कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पर एप्लीकेबल है। यहाँ पर ये जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस का, ये भी एक अट्रैक्शन है, और यहाँ पर भी एक अट्रैक्शन का फोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का ये जो इंट्रैक्शन है, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो डिसाइड करेगा, क्या बताया मैंने,
अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का इंटरेक्शन का जो है मैग्नीट्यूड वो डिसाइड करेगा कि बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा। ओके, अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बता दिया मैंने कि एक एटम का न्यूक्लियस और इसके खुद के इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट दूसरे एटम के पास में भी ऐसा होगा, उसके पास में भी क्या है, न्यूक्लियस है और उसके पास में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, उस केस में भी यहाँ पर रिपल्शन अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में क्या होगा, वहाँ पर भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये तो हो गए अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन। रिपल्सिव इंट्रैक्शन भी होंगे इन द सेम वे। रिपल्सिव इंट्रैक्शन कहाँ कहाँ होंगे, देखिए इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के साथ, दैट इज रिपल्सिव इंट्रैक्शन। ठीक है, अब अट्रैक्टिव जो फोर्सेस होते हैं उनकी हेल्प से तो क्या होते हैं, ये दोनों पास में आते हैं, मीन्स फर्स्ट एटम एंड सेकेंड एटम ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के पास में आते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। और जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वो क्या करेंगे, इनको वापस दूर ले जाने का काम करते हैं। तो अब क्या होगा, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये चेक किया गया है कि जैसे ही जब ये पास में आते हैं तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे जो है आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं किस पे, रिसेसिव फोर्सेस पे। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम डोमिनेंट ओवर रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन कैसा होता है। जितना कम पोटेंशियल एनर्जी होता है उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर, पोटेंशियल एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी means as you increase the potential energy then the stability of the system decreases and vice versa. Okay, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, जैसे जैसे ये पास में आते हैं तो इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में जो आपका सिस्टम है उसके पास मिनिमम एनर्जी होती है। और वही स्टेज ऐसी होती है जिस स्टेज में ये जो दोनों एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम अट्रैक्शन को अटेन कर लेते हैं और दे प्रोवाइड अस ए सिंपल मॉलिक्यूल, ए स्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक ऐसा हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल जिसकी बॉन्ड लेंथ होती है 74 पिकोमीटर। अब एक क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जा सकता है और उस क्वेश्चन को हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ वर्सेस जो आपके पोटेंशियल एनर्जी है उसमें किस टाइप का कर्व होता है और उसमें क्या चेंजेज होता है। तो ये जो कर्व है ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आपका जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर आपको लेना है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर इसके ऊपर आपको लेना है, आप चाहो तो इसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोल सकते हो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू को 0 कैलकुलेट करके यहाँ पे हमने 0 मान लिया है कि इस पॉइंट पर आपका जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने क्या माना है, 0 माना है। ठीक है, दिस शुड बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, चलिए देखिए, ये एटम है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम और एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, मैंने थोड़ा पास में बना दिया है, एक्चुअली गलत है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है। जब ये हाइड्रोजन एटम दोनों दूर दूर होते हैं, जब ये हाइड्रोजन एटम दूर दूर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे,
इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट मे बी प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स। और जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, जब ये दोनों एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, तो उस कंडीशन में इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, उस कंडीशन में इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। और उस कंडीशन में इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे रेड कलर से या ग्रीन कलर से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब ये इस कंडीशन में होते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पर एनर्जी के लिए ये ब्लू कलर का इंक यूज़ कर रहा हूँ। अब ये दोनों क्या होते हैं, एटम पास में आते हैं, एक दूसरे के पास में आते हैं। तो जब ये पास में आते हैं तो इनका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज करता है। देखिए यहाँ से ये ऐसे आए थे और इनका ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कुछ डिक्रीज हुआ। और एक ऐसी कंडीशन भी आती है जिस कंडीशन में यहाँ पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और वो मिनिमम डिस्टेंस होती है दोनों के बीच की, हाइड्रोजन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है। और उस कंडीशन में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ए एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बी, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब क्या होता है अभी बताएंगे आपको। ओवरलैप करते हैं और उस कंडीशन में यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हम मानते हैं। और उस कंडीशन में इनके बीच की ये डिस्टेंस जो होती है वो मिनिमम होती है। जब इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम होती है, उस कंडीशन में आपके पास में जो डिस्टेंस, जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम और पास में लाएंगे तो फिर इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव में चली जाएगी। तो यहाँ पर इनकी मिनिमम वैल्यू थी लेकिन ये 0 के इक्वल थी, लेकिन मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आई, पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आई, तो ये जो आप इसके रेस्पेक्ट में जो देख रहे हैं, ये वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव में है यहाँ पर। और इसकी नेगेटिव में जो वैल्यू होती है यहाँ पर, ये कितनी होती है, 435.8 kJ पर मोल, ये होती है इसकी मिनिमम एनर्जी। क्या इसके रेस्पेक्ट में ये जो बॉन्ड लेंथ आता है, ये जो इतना डिस्टेंस है, ये कितना होगा, इसको हम बोलते हैं 74 pm फॉर पिकोमीटर। यानी कि जब ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो उसको सिंपली हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये मिनिमम इस कंडीशन में होता है, ठीक है। तो ये आपको कर्व या ग्राफ याद रखना है, याद रहेगा तो अच्छा है, ठीक है। जिस कंडीशन में इनकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं ये वाला रिलेशनशिप, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जब होगी तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ओके। चलिए, ये था कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कैसा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग पहले से जानते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ओवरलैपिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग? ओके, सो द नेक्स्ट वन इज ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले आपको इतना सा तो पता है कि ऑर्बिटल क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्बिटल। अगर ऑर्बिटल के बारे में आपको पता है तो ओवरलैपिंग आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जनरली आप लोगों को याद होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि द हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स का जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो है ऑर्बिटल इज द हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जिस जगह पे न्यूक्लियस के चारों ओर, जिस जगह पे स्पेस का वो भाग या वो पार्ट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज द मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एटम जो होते हैं, हाइड्रोजन के दो एटम जो होंगे वो पास पास में आएंगे। एंड इन दैट सिचुएशन क्या होता है, एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के अंदर घुस जाता है। इसको बोलते हैं हम इंटर पेनेट्रेशन।
पार्शियल इंटर पेनिट्रेशन। ठीक है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के अंदर मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, और ये जो मर्जिंग होती है जिसको हम पार्शियल मर्जिंग बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं क्या, ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इंटर पेनिट्रेशन interpenetration of atomic orbitals that is called overlapping। करेक्ट, ये तो हो गया ओवरलैपिंग के बारे में। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयरिंग कर लेता है। क्या कर लेता है, पेयरिंग कर लेता है। अब कोई बॉन्ड जो है, आपको याद होगा कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी ये पता है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन है वो एक एक एटम से शेयरिंग के लिए उसमें डोनेट किए जाते हैं, डोनेट नहीं बोलेंगे, शेयर किए जाते हैं। ठीक है, अब कोई भी ऑर्बिटल का जितना ज़्यादा यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, यानी कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या ओवरलैप बोल दीजिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा, ऑफ कोर्स कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड की तो हम बात ही नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के अंदर ओवरलैपिंग की जरूरत ही नहीं होती है, वहाँ पे तो डायरेक्टली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो दो एटम्स के बीच जब बॉन्ड का फॉर्मेशन बनेगा तो वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जिसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो आप लोगों को याद रह ही जाएगा। अब जब दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स या दो एटम्स के जो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रेजेंट, उनमें पेयरिंग होगा। पेयरिंग का मतलब क्या होता है, पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, और पेयरिंग कौन से इलेक्ट्रॉन का होगा, ऑफ कोर्स वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का, और वैलेंस सेल के भी इलेक्ट्रॉन्स वही होने चाहिए जिनमें ऑपोजिट स्पिन होता है। ऑपोजिट स्पिन का क्या मीनिंग होता है, देखिए आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक हमने क्वांटम नंबर की बात की थी और उस क्वांटम नंबर का नाम था स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो खुद अपनी एक्सिस पे मूव करता है, इलेक्ट्रॉन खुद अपनी एक्सिस पे भी मूव करता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो हियर वी यूज टू टाइप ऑफ सिंबल्स, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, एक क्लॉकवाइज के लिए है और एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ठीक है, सो ये जो स्पिन है ये अपोजिट होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग कर रहे हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। अगर उनका स्पिन अपोजिट होगा देन देयर विल बी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ओके, क्यों क्यों क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन अगर दोनों का ही क्या बोलते हैं जिसको स्पिन एक जैसा होगा, जैसे मान लीजिए दोनों का ही इस टाइप का अगर स्पिन होगा तो उस कंडीशन में ये एक इलेक्ट्रॉन को मैं स्पिन के साथ दिखाया ऐसे, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि यहाँ पर रिपल्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, मैक्सिमम रिपल्शन। तो इसका इलाज क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव में डायरेक्शन में मूव करने वाला हो और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाला हो, देन इट विल बी मैक्सिमम स्टेबल अट्रैक्टिव, यानी कि यहाँ पर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई। तो इसकी बात हमने कर ली, ओवरलैपिंग की बात हो गई, डेफिनेशन हो गई, थोड़ा सा हमने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह भी देख लिया। अब बात करते हैं हम कि जो ये हमारे बॉन्ड्स बनते हैं इनके अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ कैसे आती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ कैसे आती है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी बात की थी हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन के केस में आपको याद होगा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 1 होता है 1s1, यानी हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कौन से ऑर्बिटल में है, 1s ऑर्बिटल में। ठीक है, अब s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है आपको याद होगा, जो
मीथेन मॉलिक्यूल होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये है आपका कार्बन, और कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ में, ठीक है। इसे ही आपको याद होगा हमने एक और लर्न किया था NH3 के लिए, NH3 मीथेन, इसके बाद अमोनिया, और इसके बाद में हमने देखा था वाटर का मॉलिक्यूल। इन सब के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी जो ज्योमेट्री होती है और इनकी जो शेप होती है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, यस और नो, यस, कि जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल्स की वो इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन में वो भी हेल्प करती है, ठीक है। जैसे टेट्राहेड्रल की बात करें तो यहाँ पर ये होता है टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप किसका, मीथेन के मॉलिक्यूल का। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर या उसका जो शेप होता है, स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, शेप, ज्योमेट्री बोल सकते हो, पिरामिडल होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर, ट्राइगोनल, पिरामिडल, ठीक है। और वाटर की बात करें तो वाटर के लिए हम बैंड बोलते हैं या वी शेप बोल सकते हैं, वाटर के लिए हम क्या बोलते हैं, बैंड या वी शेप, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अलावा जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बारे में हमने सबने बात की है, ठीक है। तो वेबिटी जो है, वीबीटी जो होता है वो ही इसके बारे में एक्सप्लेनेशन बताता है कि ऐसा क्यों होता है। ये जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर ये जो बॉन्ड्स होते हैं और उन बॉन्ड्स की हेल्प से जो डिफरेंट ज्योमेट्री बनती है, जो डिफरेंट ज्योमेट्री बनती है उसकी वजह क्या है, ठीक है। अभी तक हमने इनके बारे में सिर्फ ज्योमेट्री की बात की थी कि इसकी ये होती है, इसकी ये होती है, इसकी ये होती है, ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर देगा आपको वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है। चलिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग कैसे होता है, ठीक है। तो जब 2 एटम्स के ऑर्बिटल्स पास में आते हैं तो उनमें ओवरलैपिंग होता है। अब ये जो ओवरलैपिंग होता है वो 3 टाइप का हो सकता है, ओवरलैपिंग जो है वो 3 टाइप का हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, देखिए, दिस में बी पॉजिटिव ओवरलैपिंग, दिस में बी नेगेटिव ओवरलैपिंग, दिस में बी ऑल्सो ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो ओवरलैपिंग। अब ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, देखते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो आपका साइन होता है ऑर्बिटल का, हम एक पर्टिकुलर साइन रखते हैं, और इसके अलावा जो आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है उसका ओरिएंटेशन का जो डायरेक्शन होता है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसके बेसिस पे ये डिसाइड करता है। और पॉजिटिव और जो नेगेटिव साइन होते हैं ये बाउंड्री सरफेस जो डायग्राम्स होते हैं उनकी हेल्प से हम इनको पता करते हैं, और उन्हीं से हमें पता चलता है कि किसी ऑर्बिटल वेव फंक्शन का साइन कैसा लेना है। यहाँ पर ये जो साइन होते हैं, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, इनका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से कोई रिलेशन नहीं है, इनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है। याद रखना है कि इनका यहाँ पर जो हम पॉजिटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं और नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दे आर नॉट मीन्ट फॉर चार्ज, ठीक है। ऑर्बिटल्स के फॉर्मिंग करने के लिए, मीन्स ऐसे जो ऑर्बिटल जो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं उनके लिए उनका जो साइन होता है या जो उनका ऑर्बिटल का जो फेज होता है वो सेम होना चाहिए और उनका ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। व्हाट इज इट कॉल्ड, पॉजिटिव ओवरलैप। और अगर दोनों का अपोजिट साइन है, दोनों का अपोजिट साइन है, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे इसको हम, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एस की बात करें, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल, ठीक है, एस ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल शेप होता है, पी ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, डंबल शेप होता है। एस ऑर्बिटल जो होता है उसको हमेशा ही पॉजिटिव माना जाता है, यानी कि उसका फेज जो है वो हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन ये तो हो गया एस ऑर्बिटल पॉजिटिव के लिए, लेकिन जो पी ऑर्बिटल्स होता है उसके अंदर 2 फेज होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। यानी कि ये जो पी ऑर्बिटल है, इस पी ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको यहाँ पे 2 लोब्स मिलेंगे, उसमें से एक लोब पॉजिटिव माना जाता है और दूसरा लोब नेगेटिव फेज में माना जाता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब पॉजिटिव या इसको हम बोलते हैं इन फेज ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या होता है,
पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या होता है? देखिए एस एस ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेंगे तो हमेशा ही पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है आपका एक एस ऑर्बिटल और एक और ऐसा ही ऑर्बिटल है जो ओवरलैपिंग करता है, तो इनका जो ओवरलैपिंग होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो एस ऑर्बिटल होता है उसके लिए जो फेज है उसको पॉजिटिव का साइन दिया है। नेक्स्ट पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल जो होता है उसमें दो कंडीशन बनती है, या तो पॉजिटिव फेज होगा या नेगेटिव फेज होगा, तीन कंडीशन बनती है, और या फिर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव की बात करते हैं। देखिए ये है आपका एक ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, और इसकी ये एक लोब बनाई हमने, इधर पॉजिटिव लोब इधर नेगेटिव लोब। ठीक है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है, एक और ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, और उसका हमने बनाया ये ऐसा, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब पॉजिटिव लोब दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के पॉजिटिव लोब के साथ ओवरलैपिंग करता है तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं? हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग, या पॉजिटिव ओवरलैपिंग को हम इन फेज ओवरलैप भी बोलते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड? इन फेज ओवरलैपिंग। ये इसको हम बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग। व्हाट इज इट कॉल्ड? पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग। ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। एस एस का मतलब एस एस क्या डिनोट करता है? यहाँ पर एस ऑर्बिटल दोनों में आपस में क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एस एस ओवरलैपिंग। नेक्स्ट एस पी ओवरलैपिंग भी हो सकता है। कैसे होगा? एक आप बना दीजिए एस का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, पॉजिटिव होता है इसका तो हमें पता है। अब इस पॉजिटिव के साथ में हमें एक सिंपल सा पी ऑर्बिटल लेके आना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पी ऑर्बिटल और उसका पॉजिटिव लोब, पी ऑर्बिटल और इस पी ऑर्बिटल का ये नेगेटिव लोब। पॉजिटिव लोब ऑफ दिस पी ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल का लोब, दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है, ओवरलैपिंग होता है, तो ये भी क्या है? एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोला जाता है। ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग जो होता है इसको हम इन फेज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड? इन फेज ओवरलैप। ठीक है, नेगेटिव ओवरलैप का मीनिंग होता है आउट ऑफ फेज। इसको हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग। ये कब होगा देखते हैं। देखिए पॉजिटिव जो है इसमें नेगेटिव का जो केस है वो कभी भी आपको क्या नहीं मिलेगा? एस एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कभी भी नेगेटिव ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सिंबल या पॉजिटिव साइन हमने असाइन किया है एस ऑर्बिटल के लिए। तो इसमें कैसे हो सकता है? देखिए ये है आपका एक एस ऑर्बिटल को ऊपर हम पॉजिटिव मानते हैं, और इसके साथ में हमने बनाया एक पी ऑर्बिटल। अब इसका अगर नेगेटिव पार्ट और इसका इधर पॉजिटिव लोब, अगर ऐसा ओवरलैपिंग होता है, यानी कि इस पी ऑर्बिटल का नेगेटिव लोब इस एस ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैपिंग करता है, देन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड नेगेटिव ओवरलैपिंग और आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग। ये तो हो गया एस और पी में। पी और पी में आपस में भी हो सकता है, दोनों में। देखिए कैसे हो सकता है। क्या हो गया इसका मीनिंग? ये तो है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये जो है सेकंड जो आपका पी ऑर्बिटल है उसका नेगेटिव लोब, इधर आपका पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। पॉजिटिव लोब एंड दिस नेगेटिव लोब, पॉजिटिव लोब एंड दिस नेगेटिव लोब, इन दोनों का जब ओवरलैपिंग होता है देन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग, आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग। ठीक है, अब ये तो हो गया एक्सिस पे। किस पे हो गया? ये तो एक्सिस पे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही एक्सिस पे हो। कभी कभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हेड ऑन ओवरलैपिंग भी करते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? आमने सामने, फेस टू फेस, आमने सामने या फेस टू फेस। तो उस कंडीशन में भी आपको इसके बारे में याद रखना है कि कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करते हैं। सेम साइन के साथ, यानी कि सेम साइन वाले ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो उसको हम इन फेज बोलेंगे, और अगर ऑपोजिट साइन के साथ में अगर ओवरलैपिंग होता है लॉब्स में देन दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ फेज। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद में। तो एग्जांपल्स देख रहे थे हम किसके? ओवरलैपिंग के।
और ओवरलैपिंग के भी जो टाइप्स होते हैं कि पॉजिटिव या इन फेज ओवरलैपिंग कब होगा। इसमें हमने ये देखा एस एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, एक एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करता है, देन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव या इन फेज ओवरलैपिंग। फिर यहाँ पर देखा हमने दूसरा एग्जाम्पल, एक पी ऑर्बिटल जो है उसका पॉजिटिव लोब दूसरे पी ऑर्बिटल के पॉजिटिव लोब के साथ में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो होती है उसके ऊपर ओवरलैपिंग करता है, देन दैट इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव या इन फेज ओवरलैपिंग। एक एस ऑर्बिटल और दूसरे पी ऑर्बिटल का पॉजिटिव लोब ओवरलैपिंग करता है, देन दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ए पॉजिटिव इन और इन फेज ओवरलैपिंग। ठीक है, ये एग्जांपल्स तो हो गए कब, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका हेड ऑन ओवरलैपिंग भी होता है। अब ये हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होता है, देखिए इसी का एग्जांपल है ये एक ऑर्बिटल है और इसका ये सेकंड लोब है, ऐसे ही एक और ऑर्बिटल है। देखिए इसका पॉजिटिव पार्ट, इसका पॉजिटिव पार्ट, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव। जब पॉजिटिव लोब्स में और नेगेटिव लोब्स में आपस में ओवरलैपिंग होता है, देन दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैपिंग। दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैपिंग। अब ये क्या हो सकता है, ये पी एक्स भी हो सकता है, ये पी वाई भी हो सकता है और ये पी जेड भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं या 3 टाइप के हमने उनको नाम दे रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ दियर लॉब्स इन द एक्सिस। ठीक है, अलोंग द एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग में उनका ऑर्बिटल जो लॉब है वो अलाइन है तो उसका हम पी एक्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पी एक्स। एंड देन सेकेंड, अगर वाई एक्सिस के अलोंग है lobe, then that is called py, and z axis के along है then that is called pz। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव। अब इसका नेगेटिव कब बनेगा, इसका कब बनेगा, देखिए ये एक लोब है और इसी एटम का एक और लोब है दूसरा, ऐसे ही यहाँ पर ये एक लोब है और इसका ये दूसरा लोब है। ये पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव लोब, ये पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव लोब, ये पॉजिटिव लोब। ठीक है, अगर एक पी ऑर्बिटल का पॉजिटिव लोब दूसरे पी ऑर्बिटल के नेगेटिव लोब के साथ हेड ऑन का मतलब होता है आमने सामने ओवरलैपिंग अगर करता है, देन दैट इज कॉल्ड नेगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग। ठीक है, ये एग्जांपल हो गए। अब इसके अलावा अब एक एग्जांपल बच गया जिसको हम बोल रहे थे जीरो ओवरलैपिंग, कि ओवरलैपिंग जीरो कब होता है। ठीक है, तो उसका केस देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये है आपका एक पी ऑर्बिटल, ठीक है, और इसका पॉजिटिव पार्ट और ये इसका नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट। ये कौन सा वाला ऑर्बिटल है, इसको हम बोलते हैं पी जेड। व्हाट इज इट कॉल्ड, पी जेड। मान लीजिए इसको पी जेड बोल दिया। अब अगर इसके साथ में एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है और वो भी इस जगह पे होता है, इस वे में, ठीक है, उस कंडीशन में ये जो ओवरलैपिंग होता है इसको हम बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, व्हाट इज इट कॉल्ड, जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, आपको याद रखना है ये जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है। दूसरा एक और तरीका हो सकता है, अगर पी एक्स का ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल पी वाई ऑर्बिटल के साथ अगर ओवरलैपिंग करता है तो उसमें भी कोई ओवरलैपिंग एक्चुअली होता ही नहीं है वहाँ पे, है ना, ऐसा कुछ होता ही नहीं। क्यों, क्योंकि एक जो एक्सिस है, जैसे आप लोगों ने बनाया होगा एक्सिस, ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर दीजिए, ऐसा कुछ बनाते हैं हम। ये है आपका पी एक्स, ये है आपका पी वाई एंड देन दिस इज पी जेड। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि एक पी एक्स ऑर्बिटल है, पी एक्स ऑर्बिटल, ये तो है इसका अलाइनमेंट ऐसे, और एक दूसरा ऑर्बिटल है पी वाई, पी वाई, ये एक ऐसे है। क्या इन दोनों में कभी ओवरलैपिंग होगा, नहीं होगा। क्यों, बिकॉज इनका जो बॉन्ड एंगल है वो तो 90 डिग्री है, यानी इन दोनों में कभी ओवरलैपिंग होगा ही नहीं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग। यानी इसका पी एक्स और पी वाई का अगर ओवरलैपिंग कराएंगे नहीं होगा, पी एक्स का पी जेड के साथ कराएंगे नहीं होगा, पी वाई का पी जेड के साथ ओवरलैपिंग होगा तो उसको भी हम जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं। सो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ओवरलैपिंग। करेक्ट। चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको।
अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो फिर आपका ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से लर्न करते हैं। एग्जांपल है आपका मीथेन। मीथेन दैट इज़ कॉल्ड CH4। ठीक है, मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन के अंदर दो प्रकार के एलिमेंट है। एक है आपके पास कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसको 1s2 2s2 2p2 ऐसा लिखते हैं, 1s2 2s2 2p2। अब इसको जब आप एक्साइटेड स्टेट में लिखते हैं, ये तो कौन सी स्टेट के लिए हो गया, GS बोले तो ग्राउंड स्टेट में, जब सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में बात करेंगे हम, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, देखिए 2s, ये है आपका 2s और इस 2s के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर कौन सा है, 4 इलेक्ट्रॉन वाला है। ऐसा कितना है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। p ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो p ऑर्बिटल के पास 3 सब शेल होते हैं। नाम कुछ भी दे दो, px py और pz। इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो पहले ऐसा कुछ था। ठीक है, ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब आप इसको एक्साइटेड स्टेट के लिए बनाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है s का, 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, एक्साइटेड का मतलब क्या है, उसको एनर्जी मिलेगी। उसको एनर्जी मिलने के बाद में थोड़ा सी एनर्जी लेके और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाता है, इसमें आ जाता है। तो ये हो गया 2s, ये हो गया आपका px, ये हो गया py एंड दिस इज pz। ये हो गया आपका एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके लिए, कार्बन के एटम के लिए। ठीक है, और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए, एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी, अपने आप तो कार्बन, ये जो 2s का और इलेक्ट्रॉन है वो इस pz में जाएगा नहीं या 2p में जाएगा नहीं, इसके लिए एनर्जी चाहिए एंड दैट एनर्जी इज कॉम्पनसेटेड बाय बॉन्ड फॉर्मेशन। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो आपको याद रखना है हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। क्यों, क्योंकि एनर्जी रिलीज करने पर ही आपको स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अटेन करने के लिए आपको एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, द सेम प्रोसेस हैपन्स हियर ऑल्सो एंड द एनर्जी विच इज रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज यूज्ड बाय दिस एक्साइटेशन। इस एक्साइटेशन के प्रोसेस में वो एनर्जी काम में आ जाती है। ठीक है, और इससे क्या होगा, ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं, कार्बन के जो ऑर्बिटल्स है, उन कार्बन के ऑर्बिटल्स ने हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैपिंग किया है। ठीक है, कार्बन के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए यहाँ पे, एक 2s है और 3 p ऑर्बिटल है। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने लिखा था कहीं पे, चलिए दोबारा से लिख देते हैं। ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो भी 1s में होता है, 1s1। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक s ऑर्बिटल में, 1s ऑर्बिटल में। तो मीथेन का फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। 4 हाइड्रोजन का मतलब 4 s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो कि सिंगली है। ओके, इससे क्या होगा, 4 बॉन्ड का यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा, 4 बॉन्ड का क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, या 4 ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा। ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल हो गए टोटल। ठीक है, और ये 4 ऑर्बिटल, इसके जो 4 हाइड्रोजन के 4 होंगे, 4 हाइड्रोजन के पास में कितने हो जाएंगे, 4 × 1s1, 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे। वो इनके साथ में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे एंड दिस ओवरलैपिंग विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो p ऑर्बिटल होता है, जो p ऑर्बिटल होता है, उसके जो 3 p ऑर्बिटल हैं वो तो तीनों 90 डिग्री पर होते हैं, तीनों 90 डिग्री पर होते हैं। अभी हमने देखा था बना के ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा कुछ करके, और ये एक यहाँ पर होता है, तीनों ऑर्बिटल 90 डिग्री पे होते हैं।
और s ऑर्बिटल जो है उसकी तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें तो 90 डिग्री या 1 डिग्री या 2 डिग्री वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे वो 90 डिग्री पर एक दूसरे से होने चाहिए। लेकिन जो 2s ऑर्बिटल होता है कार्बन का और 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का होता है, उनकी सिमेट्री कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। और वो तो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, इसको ये जो है इस टेट्राहेड्रल हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंगल से ही हम इसको क्लियरली बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं? तो इसके लिए क्या होता है, सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग होता है वो जो कार्बन मीथेन के अंदर जो बॉन्ड का डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, ठीक है। सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ कार्बन मीथेन के अंदर, ध्यान से सुनिए, मीथेन के अंदर जो बॉन्ड्स बनेंगे उन बॉन्ड्स की डायरेक्शनल जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमें सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल की हेल्प से पता नहीं चलती है। तो फिर इसी को यूज़ करते हुए अगर हम अमोनिया की बात करें, तो वहाँ पर जो है हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अमोनिया की अगर हम बात करें NH3, तो उसके अंदर हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और वाटर की अगर हम बात करें H2O की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी 90 डिग्री होना चाहिए। द सेम केस शुड बी इन मीथेन ऑल्सो। यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता है। तो फिर जो जितना होता है वो क्यों होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली अगर आपको याद होगा मीथेन के अंदर बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109.5 डिग्री होता है, 109.5 डिग्री, ठीक है। मीथेन की अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के अंदर 107 डिग्री होता है। और वाटर की बात करें तो वाटर के केस में 104.5 डिग्री होता है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसके लिए हमें चाहिए एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ओवरलैपिंग के टाइप्स और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसकी नेचर के बारे में। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओवरलैपिंग जो बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ओवरलैपिंग से, ठीक है। और ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा, करेक्ट। इसी के बेसिस पे जो है कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। वन इज सिग्मा बॉन्ड दैट इज डिनोटेड बाय दिस साइन सिग्मा, ओके, एंड सेकंड वन इज पाई बॉन्ड इन दिस वे। आप लोग पाई अपना अच्छा से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और दूसरे को बोलते हैं हम पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? जब जो बॉन्डिंग करने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनका ओवरलैपिंग एंड टू एंड होता है। एंड टू एंड का मतलब होता है आमने सामने। एंड टू एंड को हेड ऑन भी बोला जाता है, हेड ऑन, आमने सामने। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि जैसे आप लोगों ने याद होगा एक्सीडेंट के बारे में। सबसे ज़बरदस्त एक्सीडेंट कब होता है? सबसे ज़बरदस्त एक्सीडेंट कब होता है? जब सपोज कीजिए ये कोई एक कार है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए कार। इस कार के सामने भी कोई कार आती है और वो एकदम से सामने से आती है, देन दिस विल गिव द मैक्सिमम व्हाट यू कॉल दैट डिग्री ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। मैक्सिमम ज़बरदस्त एक्सीडेंट तभी होगा जब आप आमने सामने एक्सीडेंट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हेड ऑन एक्सीडेंट, ठीक है। अब एक्सीडेंट ऐसा भी हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा था और एक एक्स डायरेक्शन में जा रहा था और दोनों साइड से एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें एक्सीडेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा। सो यहाँ पर ये जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। रिजल्ट ऑफ हेड ऑन ओवरलैपिंग इज
सिग्मा बॉन्ड, ओके। और ये जो ओवरलैपिंग होता है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो होती है उसके अलोंग होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, ऑल्सो दिस इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग, या इसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। चलिए, इस कंडीशन में, एक्सियल ओवरलैपिंग के कंडीशन में जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब ये जो एक्सियल ओवरलैपिंग जो है वो कितने टाइप की हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा ये 3 टाइप का होता है। इसको हम बोलते हैं एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग। तीनों के बारे में हमने डायग्राम बना के देखा है, अभी हमने तीनों के बारे में डायग्राम बना के देखा है। एसएस ओवरलैपिंग का मतलब देखिए क्या होता है, एक एस ऑर्बिटल और दूसरा भी एस ऑर्बिटल। ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल जो होते हैं वो दोनों ही हाफ फिल्ड होने चाहिए। 2 हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल जो होते हैं जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आते हैं, अप्रोच करते हैं आमने सामने से, तो उनमें जो ओवरलैपिंग होती है उसको हम बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। नेक्स्ट आता है एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग में क्या होता है, एक एटम का एस ऑर्बिटल होगा, दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल होगा और उनमें आपस में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसपी ओवरलैपिंग, दिस वन नॉट दिस वन, ओके। ये है एसपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग का एग्जांपल देखिए, एक एटम का पी ऑर्बिटल, दूसरे एटम का भी पी ऑर्बिटल, दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, और उस कंडीशन में जो ओवरलैपिंग होती है उसको बोला जाता है पीपी ओवरलैपिंग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पीपी ओवरलैपिंग। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ पीपी ओवरलैपिंग। नेक्स्ट आता है सेकेंड, ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड के केसेस, ओके। पाई बॉन्ड का केस, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब ये जो एक्सिस होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। एक्सिस पैरेलल कब होती है, देखिए इसका एक्सिस ये है, इसका एक्सिस ये है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इस केस के अंदर यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये एक्सिस ऐसा है, दोनों का पैरेलल है, तो उस कंडीशन में जो है ये दोनों इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो होती है उसके परपेंडिकुलर होता है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये होती है, इसमें थोड़ा एंगल सही नहीं है, इसको देखिए ध्यान से। इसके अंदर यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री एंगल है, ये तो है आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और ये है इसका क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल्स इस तरफ से बनते हैं इसको हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। व्हाट इज इट कॉल्ड, साइड वाइज। ये साइड से ओवरलैपिंग करते हैं, जो अभी मैंने बताया था एक्सीडेंट वाला केस, कि जब आमने सामने कार का एक्सीडेंट नहीं होके साइड से एक्सीडेंट होता है, दैट इज कॉल्ड साइड वाइज एक्सीडेंट, यानी कि ओवरलैपिंग, ठीक है। और ये जो ऑर्बिटल्स इस तरह से जो बनते हैं, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं, उसी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे हो सकता है ये, इसके अंदर क्या होता है, देखिए एक पी ऑर्बिटल और एक दूसरा पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल और एक दूसरा पी ऑर्बिटल, ऐसा होता है ओवरलैपिंग। इन दोनों का आपस में ओवरलैपिंग होता है, इन दोनों लोब्स का आपस में ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, ये जो आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, उसके ऊपर की तरफ और उसके नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसा हम बना के दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का जो क्लाउड है, वो जो पार्टिसिपेटिंग करने वाले ऑर्बिटल्स है उसमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऐसा होता है। दिस इज द केस ऑफ पाई बॉन्डिंग, दिस इज द केस ऑफ पाई बॉन्डिंग, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सब कहानी समझ में आई होगी। एक्चुअली क्या है कि इसमें आपको बहुत सारी बातें, इमेजिनेशन की बातें हैं, इमेजिन करना पड़ेगा और इमेजिन करेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड का, कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि किसी भी बॉन्ड का स्टेबिलिटी जो होता है वो डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग कितना हो रहा है उसमें, ठीक है। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ एस बॉन्ड इज डिसाइडेड बाय द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा एक्सटेंट, यानी जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज़्यादा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर ओवरलैपिंग होता है ऑर्बिटल्स का, और वो ज़्यादा होता है विद रेस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है किससे, पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, जहाँ पर पाई बॉन्ड के केस में जो है आपका ओवरलैपिंग वो कम होता है, ओवरलैपिंग
कम होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दो एटम्स के बीच में, जब भी मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दो एटम्स के बीच में, तो उसमें फर्स्ट जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और बाकी जो बॉन्ड होंगे वो सब पाई बॉन्ड होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखा होगा, एल्किन के अंदर ऐसा होता है, तो इसमें जो फर्स्ट बॉन्ड है उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और सेकंड बॉन्ड जो है उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। अगर हम एल्किन के बाद में एल्काइन की बात करें तो एल्काइन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड ऊपर वाला, और बाकी के जो दो बॉन्ड है इनको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मल्टीपल बॉन्ड जो होता है उसमें हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड और बाकी सब पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। चलिए, ये कहानी थी ओवरलैपिंग की। बात रह गई हमारी हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। अब ये जो थियरी है ये टोटली बेस्ड है ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन पे। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है। तो इसमें हमने आज बात की है ओवरलैपिंग की और आने वाली क्लास में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी डिस्कस्ड, विल बी डील्ड इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सभी लोग इसको सीरियसली पढ़िए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली board exams or just simply for your knowledge but also important for your competitive exams like NEET और JEE। वही पुरानी बात लेकिन important है कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत ही important है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये हेल्प करेगा। Great, ठीक है। So right now this is the end of the class for today. Meeting you in the next class. Till then take care, keep yourself safe and bye bye.